हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। अब तक की क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कवर करी। आज हम फोटोसिंथेसिस के लास्ट पार्ट को कवर करेंगे और वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस कम या ज़्यादा हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जो लास्ट पार्ट है फोटोसिंथेसिस सीरीज़ का। जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट की ईल्ड को डिटरमाइन करने के लिए। अब प्लांट की ईल्ड का क्या मतलब होता है कि प्रोडक्टिविटी कितनी है प्लांट के अंदर, बिकॉज अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस होती है जहाँ से शुगर बनती है, राइट। तो अब अगर फोटोसिंथेसिस अच्छी होगी तो ईल्ड अच्छी होगी, और अगर फोटोसिंथेसिस अच्छी नहीं होगी, उसके अंदर किसी तरीके के रिएक्शन में कुछ एफिशिएंसी में कमी आएगी, तो ईल्ड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लांट की ईल्ड को डिटरमाइन करने के लिए। अब फोटोसिंथेसिस जो होती है वो दो तरीके के फैक्टर्स से इम्पैक्ट करती है। एक होते हैं इंटरनल फैक्टर्स जो कि प्लांट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हम देखें इंटरनल फैक्टर्स के बारे में, तो ये जो गवर्न करते हैं फैक्टर्स, ये करते हैं प्लांट की जेनेटिक्स, मतलब इसके जीन्स कैसे हैं, इसकी पेरेंट्स जो थे उनके जीन्स कैसे थे, तो प्रोजीनी में जीन्स किस तरीके के आए वो डिपेंड करता है, और ग्रोथ किस तरीके की ग्रोथ हो रही है, राइट, ग्रोथ पैटर्न क्या है, वो चीज़ें इंटरनल फैक्टर्स डिटरमाइन करती हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे नंबर हो गया, साइज़ हो गया, एज हो गया, या लीव्स का ओरिएंटेशन हो गया, या मीज़ोफिल सेल्स कितनी हैं, कितनी पुरानी है, और किस ओरिएंटेशन में ये लगी हुई हैं लीव्स के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट, राइट, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितने हैं। इसके अलावा इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एक फैक्टर है, कि वो कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की क्या वो अवेलेबल है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। वो क्या है? एक हो गया लाइट, एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और एक हो गया वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंटरनली कैसी है, दैट ऑल्सो डिसाइड्स। और उसके अलावा द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल क्या है, वही बेसिकली लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करता है, और वहीं से ही पूरी की पूरी रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को इम्पैक्ट करते हैं। उसके अलावा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, हमारी सनलाइट कितनी है, टेम्परेचर कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, और वाटर कितना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ओके, नाउ जब बहुत सारे फैक्टर्स किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस में लगते हैं तो उसमें यूजुअली क्या होता है कि एक फैक्टर रेट को लिमिट कर देता है। ओके, सो सेवरल फैक्टर्स व्हेन इंटरैक्ट एंड साइमल्टेनियसली अफेक्ट फोटोसिंथेसिस, जहाँ पर हम प्रोसेस की बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस है, यूजुअली वन फैक्टर लिमिट्स द रेट। और इसको, इस पर्टिकुलर चीज़ का प्रिंसिपल दिया ब्लैकमैन ने, और उन्होंने बोला अपने प्रिंसिपल को ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, यानी उन्होंने एक लॉ बनाया 1905 में, और उसका नाम दिया गया ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब ये क्या है लॉ? ये कहता है कि किसी भी केमिकल प्रोसेस में अगर एक से ज़्यादा फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं तो वो जो केमिकल प्रोसेस का रेट है, उस रेट को जो डिटरमाइन करेगा वो फैक्टर डिटरमाइन करेगा जो अपनी मिनिमम वैल्यू के पास होगा। मतलब वो बिल्कुल ऑलमोस्ट नियरेस्ट वैल्यू के पास होगा जो उसकी मिनिमल वैल्यू है। अगर वो उस मिनिमल वैल्यू से क्रॉस करता है तो वो रिएक्शन रुक जाएगी, क्योंकि वो फैक्टर वहाँ पर काम करना बंद कर देगा। तो दिस इज नोन एज ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। सो आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन, if a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value. Okay, now अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक हरे रंग की पत्ती है, ग्रीन लीफ है, जिसमें बहुत अच्छे से क्लोरोप्लास्ट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, वेल डेवलप्ड और बहुत अच्छे से ओरिएंटेड है। लाइट बहुत अच्छी आ रही है, वेरी गुड कंडीशंस हैं लाइट की। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत अच्छे से अवेलेबल है एनवायरनमेंट में, लेकिन टेम्परेचर जो है वो लो है। ओके, तो अब जो टेम्परेचर लो है इसकी वजह से क्या होगा कि प्लांट में नॉट फोटोसिंथेसाइज बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर। बट अगर हम ऑप्टिमल टेम्परेचर दे दें या ऑप्टिमल टेम्परेचर रीस्टोर हो जाए तो उस केस में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी।
तो इस तरीके से सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स ठीक थे, लेकिन एक फैक्टर टेम्परेचर जो कम था उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस लिमिट हो गई। सो दिस इज़ नोन एज द ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। अब हम समझते हैं सबसे पहले लाइट के फैक्टर को, और हम इस ग्राफ से ही हम इस चीज़ को पर्टिकुलरली समझेंगे। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो जब बहुत ही लो लाइट लेवल्स होते हैं, राइट, यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल लाइट के लेवल्स कम है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो बहुत कम होगा। ये शुरुआत में देखिए ना, जो लाइट का लेवल है वो कम है, तो यहाँ पर भी जो फोटोसिंथेसिस है यहाँ बढ़ रहा है वाई एक्सिस पर, तो यहाँ इस साइड में ये थोड़ा सा कम है। ओके, नाउ द प्लांट मे बी रेस्पायरिंग मोर देन इट फोटोसिंथेसाइजेस। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर रेस्पिरेशन तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है। कब? जब हमारी लाइट की कंडीशंस कम है। अब इस पॉइंट पर आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट कॉम्पेंसेशन पॉइंट। लाइट कॉम्पेंसेशन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन के इक्वलेंट होता है। तो प्लांट के अंदर लाइट कॉम्पेंसेशन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ रेस्पिरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस के इक्वलेंट है। तो इसमें क्या हुआ, जो नेट फोटोसिंथेसिस है वो तो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पर ना तो गेन होगा और ना ही लॉस होगा कार्बन का। क्लियर? ठीक। अब हम धीरे धीरे जब लाइट बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस धीरे धीरे बढ़ता है, स्टीडली बढ़ता है वो। ओके, और फिर एक ऐसी पॉइंट पर हम आ जाते हैं जहाँ पर हम बोलते हैं लाइट सैचुरेशन पॉइंट। ये है वो पॉइंट जहाँ पर ये है लाइट सैचुरेशन पॉइंट। ओके, सो लाइट सैचुरेशन पॉइंट के आगे अगर आप लाइट बढ़ाते भी हैं तो भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं बढ़ेगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ जैसे ही ये लाइट सैचुरेशन पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर यहाँ पर ये प्लेट्यू हो गया, यहाँ स्टेशनरी हो गया, यहाँ अब ये बढ़ नहीं रहा है, अब ये एक ही लेवल पर है ये, तो हम इसको प्लेट्यू लेवल बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लाइट सैचुरेशन पॉइंट के आगे जा रहे हैं तो ये प्लेट्यू हो रहा है, हम कितनी भी लाइट बढ़ा दें ये यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ रहा, ये ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये कर्व है, ये प्लेट्यू हो गया है। ओके, नाउ सो द कर्व लेवल्स ऑफ, अब इसकी वजह क्या है, एक तो ये है कि ठीक है लाइट तो सैचुरेशन पॉइंट पर आई गई लेकिन बाकी की चीज़ें लिमिट हो जाती हैं। क्या लिमिट हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन लिमिटेड हो सकती है, टेम्परेचर लिमिटेड हो सकता है, या फिर जो एंजाइम एक्टिविटी है, बिकॉज ये सारे के सारे एंजाइमेटिक स्टेप्स हैं, वो लिमिटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उसकी वजह से ये यहाँ पर प्लेट्यू हो गया। और दूसरा रीज़न क्या हुआ है कि जब हम लाइट को बढ़ाते हैं तो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के बाद जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन करने लग जाते हैं, उनका फोटो ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से भी फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है। इसीलिए ये लाइट जो है उसका एक ऑप्टिमम एक वैल्यू चाहिए होती है, उसकी एक ऑप्टिमम इंटेंसिटी चाहिए होती है। क्लियर? चलिए, अब लाइट का जो सैचुरेशन होता है वो जब फुल सनलाइट होती है उसके 10% पर हो जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, और जो प्लांट्स, अगर हम शेड्स की बात करते हैं या डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं, अगर हम उनको छोड़ दें तो लाइट एक बहुत ही रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होता है, बिकॉज लाइट तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन शेड में या डेंस फॉरेस्ट में बिकॉज सनलाइट पहुंच नहीं पाती, तो इसलिए वो एक तरीके का लिमिटिंग फैक्टर बन जाती है। अदरवाइज वेल एक्सपोज्ड प्लांट्स या वेल एक्सपोज्ड जो आपके फॉरेस्ट एरियाज़ हैं या फार्म्स हैं, वहाँ पर लाइट की कोई कमी नहीं है, वो कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता। अब हम इस पर्टिकुलर ग्राफ से हम बाकी के फैक्टर्स को समझेंगे। तो अब हम देखते हैं कि लाइट लिमिटेड फेज़, इस पर आप देखिए, ये जो लाइट लिमिटेड फेज़ है यहाँ हम लोग देखेंगे, ये इनिशियल राइजिंग पार्ट है, ये वाला जो राइज हो रहा है यहाँ पर। एट लो लाइट इंटेंसिटी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज लीनियरली। अब जैसे जैसे यहाँ पर आपकी लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है, आप देखिए ये यहाँ पर धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस बढ़ रही है। ओके, तो ये लीनियरली बढ़ रही है। सो लाइट यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर है, अगर कम लाइट होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, कम होगा, और अगर लाइट ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरे फैक्टर्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या टेम्परेचर हो गया, वो सफिशिएंट हैं अभी, और अगर वो सफिशिएंट है तो लाइट ही सिर्फ एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट ऊपर नीचे हो सकता है। नाउ, अब अगर ज़्यादा लाइट होती है तो क्लोरोफिल ज़्यादा एक्साइट होगा, अब जब क्लोरोफिल ज़्यादा एक्साइट होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ जाएगा। ये एक बहुत ही एक इवेंट है, चेन ऑफ इवेंट है जो एक से जुड़े हुए हैं। अब फोकस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटेड कंडीशन में, यानी ये वाली पर्टिकुलर इस वाले ग्राफ को देखते हैं जो कि लोएस्ट है।
हाई लाइट में, यहाँ देखिए लाइट हाई है, द रेट रिमेन्स लो इफ़ द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इनसफिशिएंट। अब यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.01% है। तो ये एक इनसफिशिएंट कंडीशन है। इवन अगर आप लाइट को बढ़ा भी रहे हैं, इंटेंसिटी अगर आप बढ़ा भी रहे हैं लाइट की, तो भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो यहाँ पर प्लेट्यू कर गया, वो यहाँ नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, वो लेवल ऑफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर बन गया, ऑल्दो आपकी लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है। रिमेंबर, इट इज़ द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। उसका रीज़न ये है कि जो एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो बहुत कम होती है। इट इज़ 0.03 से 0.04% होती है हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की। ओके, सो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अप टू 0.05%, it can cause an increase in carbon dioxide fixation rates, but beyond this damaging over longer periods। तो अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.5% तक है, तब तक तो आपका ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है वो होगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है या मिलेगी, तो फिर क्या है, वो एक डैमेजिंग हो जाएगा लॉन्गर पीरियड के लिए, तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस आपकी कम हो जाएगी, राइट। अब अगर हम देखें C3 और C4 प्लांट्स के लिए, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं, तो लो लाइट कंडीशन में दोनों हाई कार्बन डाइऑक्साइड को रिस्पॉन्ड नहीं करते। सो एट लो लाइट कंडीशंस बोथ डू नॉट रिस्पॉन्ड टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशंस, पहली बात। दूसरा, एट हाई लाइट इंटेंसिटीज़ दोनों C3 और C4 प्लांट्स हैं वो हल्का सा दे शो इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो थोड़ा सा इंक्रीज दोनों ही शो करते हैं। कब? जब इंटेंसिटी हाई हो जाती है, लाइट इंटेंसिटी में। C4 प्लांट्स दे शो सैचुरेशन एट 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, while C3 respond to the increased carbon dioxide concentration and saturation is seen only beyond 450 microliter per liter। तो यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर C4 प्लांट का सैचुरेशन थोड़ा जल्दी हो जाता है, 360 माइक्रोलीटर पर ही हो जाता है, लेकिन जो C3 प्लांट्स हैं उनका सैचुरेशन 450 माइक्रोलीटर पर होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज C4 प्लांट्स होते हैं, उनके पास अपनी भी एक मैकेनिज़्म होती है, जैसे आपने पता अभी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जो हैच एंड स्लैक पाथवे होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उनको इंटरनली मिलती रहती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से उनका फोटोसिंथेसिस बहुत एफिशिएंट होता है, इसीलिए वो कम कॉन्सेंट्रेशन पर ही वो सैचुरेट हो जाते हैं। लेकिन C3 के पास तो ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं होता, उनके पास कोई हैच एंड स्लैक पाथवे नहीं होता, तो उसकी वजह से जो उनका सैचुरेशन है वो थोड़ा ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन पर होता है एज़ कम्पेयर टू द C4 प्लांट्स। क्लियर हुई बात? गुड। अगर आपको ये बात क्लियर हुई है और आप चाहते हैं कि ये आपके फ्रेंड्स को भी पता लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए। नाउ, करंट अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इज लिमिटिंग टू C3 प्लांट्स, राइट। अगर हम आज की तारीख में देखें तो जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वो C3 प्लांट्स के लिए बहुत लिमिटिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रुबिस्को है, जो एंजाइम है रुबिस्को, वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को भी शो करता है एट द प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, और उसकी वजह से क्या होता है कि फोटो रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाता है। से 20 से 25% जो प्रोसेस है वो एक तरीके से प्रोडक्टिविटी वेस्टेज हो जाती है वहाँ पर। तो ये चीज़ हम लोगों ने अभी पिछली क्लास में कवर की थी। आप अगर आपको नहीं पता तो, या आप भूल गए, तो आप एक बार जाके उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। C3 प्लांट्स के अंदर हायर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत होती है फोटो रेस्पिरेशन को सप्रेस करने के लिए और सैचुरेशन को अचीव करने के लिए, जबकि C4 प्लांट्स के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो इंटरनली हैच एंड स्लैक पाथवे के थ्रू उसको मिलती रहती है। ये बात क्लियर हुई? क्योंकि जो C3 प्लांट्स हैं, अगर उनके अंदर कम कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो उस केस में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है, रुबिस्को ऑक्सीजन को प्रेफर करेगा और वहाँ पर ऑक्सीजनेशन होगा RUBP का, और उसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाएगा रादर देन फोटोसिंथेसिस। लेकिन जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो रुबिस्को
कार्बन डाइऑक्साइड को सैचुरेशन की कंडीशन में वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा और वो आगे फोटोसिंथेसिस को ही फॉलो करेगा, वो फोटो रेस्पिरेशन की तरफ नहीं जाएगा। सो इसीलिए जो C3 प्लांट्स हैं उसमें हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है फोटो रेस्पिरेशन को सप्रेस करने के लिए। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो रुबिस को फ़ौरन ऑक्सीजन से बाइंड करके फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। क्लियर? कुछ C3 ग्रीन हाउस क्रॉप्स होती हैं जैसे टमाटोज़ हो गए या बेल पेपर हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ईल्ड दे देती हैं, राइट? तो ग्रीन हाउस में क्या होता है कि हम एक तरीके का एक एक कैनोपी बना देते हैं, उसके अंदर हम लोग इन प्लांट्स को ग्रो करते हैं और ये प्लांट्स बिकॉज वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रैप हो जाती है, तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में इनकी ईल्ड्स बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए ग्रीन हाउस क्रॉप्स, जो ग्रीन हाउस जो हम लोग बनाते हैं वहाँ पर हम ऐसे प्लांट्स को रखते हैं जिनका जहाँ पर हमको ज़्यादा ईल्ड चाहिए होती है। और उसका रीज़न क्या होता है कि वहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच एटमॉस्फेयर उनको मिलता है और उसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेम्परेचर। सो अब हम देखते हैं टेम्परेचर लिमिटेड कंडीशन, ये वाली कंडीशन में। सो एट सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड बट लोअर टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेल्सियस है, ये लोअर है, राइट? द रेट इंक्रीजेज, यहाँ पर रेट तो बढ़ रहा है बट देन प्लेट्यू जल्दी आ जाता है। यहाँ मैक्सिमम रेट से देखिए, उससे पहले यहाँ पर प्लेट्यू आ गया, बिकॉज जो टेम्परेचर होता है वो बायोकेमिकल रिएक्शंस को लिमिट कर देता है। अब जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं, जो कि केल्विन साइकिल की रिएक्शंस होती हैं, वो टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मल्टीपल एंजाइम्स यूज़ होते हैं। और जो लाइट रिएक्शंस होती हैं वो कंपैरेटिवली लेस सेंसिटिव होती हैं। ओके, सो लाइट रिएक्शंस जो हैं वो कंपैरेटिवली लेस सेंसिटिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। ओके, नाउ अब ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर लिमिट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है बिकॉज जो हमारे एंजाइम्स हैं वो लो टेम्परेचर पर अपनी एफिशिएंसी कम कर देते हैं और जब उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है तब वो जाके अपना सही तरीके से पूरी रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी एंजाइम वाले चैप्टर में। और एंजाइम के अंदर जो बिकॉज रुबिस्को और ये बाकी जो रिएक्शंस हैं वो सब एंजाइम गवर्न है, तो इसीलिए एंजाइम्स का जो अगर आप देखेंगे जो फैक्टर्स वाला जो हमने वीडियो दिया था उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पर क्या है कि रेट ऑफ कोलिजन एंजाइम का अपने रिएक्टेंट के साथ वो कम हो जाएगा और अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो वो कोलिजन बढ़ जाता है जिसकी वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं रिएक्शन होने के। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि एक कम टेम्परेचर माना जाता है, उस टेम्परेचर पर एंजाइम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी और उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है आप देखिए ये प्लेट्यू जल्दी हो रहा है। ओके, अब जो C4 प्लांट्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर को यानी 30 से 40 डिग्री सेल्सियस को अब बड़े अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं और वहाँ पर हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। बिकॉज C4 प्लांट्स तो आप जानते ही हैं कि ये ट्रॉपिकल एरिया में होते हैं और ट्रॉपिकल एरियाज़ वो एरियाज़ हैं जहाँ पर अर्थ के ऊपर मैक्सिमम सनलाइट आती है। और जो C3 प्लांट्स होते हैं दे एक्चुअली हैव अ मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। ये 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर बड़ा अच्छा फोटोसिंथेसाइज करते हैं बिकॉज ये प्लांट्स का जो ये जेनेटिक मेकअप है और जिस तरीके से ये बने हैं, ये अडेप्टेबिलिटी है इनकी टेम्परेट रीजन के लिए अडेप्टेबिलिटी है जहाँ पर सनलाइट कंपैरेटिवली कम होती है। तो इसलिए C3 प्लांट्स का ऑप्टिमम 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है और C4 प्लांट्स का ऑप्टिमम 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। So tropical plants, they have a higher temperature optimum than the plants adapted to temperate climates. So what is tropical and what is temperate climate, ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो जस्ट मैं क्विकली बता देता हूँ। अर्थ का जो इक्वेटर है, इक्वेटर से 23 डिग्री हाफ नॉर्थ और साउथ, वहाँ पर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये पूरी बेल्ट हमारी ट्रॉपिकल है और इसके ऊपर का जो एरिया है वो आपका टेम्परेट है जब तक कि आप उसको 66.5 पर नहीं लेके जाते, जो कि आपका
आर्कटिक बेल्ट है, तो वो आपका टेम्परेट रीजन है। ओके, ऐसे नॉर्थ में, ऐसे साउथ में। तो टेम्परेट रीजन में अर्थ के ऊपर सनलाइट जो होती है वो कम होती है, और जो ट्रॉपिकल होती है एरिया, वहाँ पर सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं उनका ऑप्टिमम हाई टेम्परेचर होता है, और जो प्लांट्स टेम्परेट क्लाइमेट्स के लिए अडेप्टेड होते हैं उनका ऑप्टिमम लो होता है। सो C4 प्लांट्स हैं हमारे ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, और C3 प्लांट्स हैं जो हमारे टेम्परेट प्लांट्स हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम रेट वाले कर्व की। ये जो ऊपर वाला कर्व है सबसे टॉप मोस्ट। सो एट हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर भी ऑप्टिमल है, 35 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस मिलेगी। तो आप देखिए ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, और ये आपका मैक्सिमल आपकी फोटोसिंथेसिस मिल रही है। सो ऑल फैक्टर्स आर ऑप्टिमल, सो रेट रीचेज एट पीक। ओके, बिकॉज सारे फैक्टर्स हमारे ऑप्टिमल है। When multiple factors affect a process, the rate is controlled by the factor nearest its minimum. तो ये वही चीज़ है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर अभी तक हमने यही बात प्रूव की है कि जब मल्टीपल फैक्टर्स किसी भी प्रोसेस के अंदर होते हैं, तो जो रेट होता है वो सबसे जो उसका नियरेस्ट मिनिमम फैक्टर, जो फैक्टर होता है जो अपने मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, वहाँ वो उस पर्टिकुलर रेट को डिसाइड करता है। अब हम बात करते हैं जो लास्ट हमारा एक फैक्टर है, वो है वाटर। सो वाटर स्ट्रेस से क्या होता है कि जो स्टोमेटा हैं वो बंद हो जाते हैं, बिकॉज ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए स्टोमेटा का बंद होना ज़रूरी है। तो गार्ड सेल्स जो होती हैं स्टोमेटा की, वो बंद कर देती हैं पोर को, और उससे क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है एनवायरनमेंट से जो अंदर आनी थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड रुक जाती है या बहुत कम हो जाती है, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड हो जाती है। तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कम होता है। उसके अलावा वाटर स्ट्रेस क्या करता है कि जो पत्तियाँ होती हैं वो मुरझा जाती हैं, सो लीव्स होती हैं वो विल्ट करती हैं। उसकी वजह से जो सरफेस एरिया हो गया लीव्स का, और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गई, वो भी डाउन हो जाती है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर वो विल्टिंग हो गई, तो विल्टिंग होने से क्या है कि सनलाइट नहीं पड़ेगी वहाँ पर प्रॉपरली, और सनलाइट अगर नहीं मिलेगी, इवन अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी है और विल्टिंग की वजह से सनलाइट अगर नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगा। तो इसलिए ये वाटर का जो फैक्टर है, ये इस तरीके से इम्पैक्ट करता है हमारी फोटोसिंथेसिस को। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ही फिनिश करते हैं, और अब हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।